स्वागत है आपका इंडिया टीवी लाइव पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल। राजस्थान में कल 13 सीटों पर मतदान है और उससे पहले वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक गहलोत के राजदार ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। इंडिया टीवी लाइव पर अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ऐसी बातें बताई हैं जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। हमारे मैनेजिंग एडिटर महीर रंजन से उनकी एक खास बातचीत देखिए। इंडिया डेली लाइव पर इस वक्त जुड़ चुके हैं राजस्थान में फिलहाल पिछले 2 दिनों से सबसे चर्चित शख्सियत और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा जी। लोकेश जी, पिछले 24 घंटे में अगर राजस्थान में किसी एक आदमी की बात हो रही है तो वो आप हैं। आपने एक ऐसा पिटारा निकाला और ऐसे खुलासे किए हैं जो पूरा देश जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या था उस ऑडियो टेप की असली कहानी। पहले आप सुनाए, फिर मैं कुछ आपसे पूछूंगा। देखिए, ऑडियो टेप की कहानी तो पूरे प्रदेश को और देश को पता है कि जब राजस्थान में 2020 में पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, जब हमारे प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी अपने कुछ विधायकों के साथ मानेसर चले गए थे। हालांकि उनका सबका ये मानना था कि वो अपनी बात कहना चाहते थे आला कमान को या अपनी कोई पक्ष रखना चाहते थे, इसलिए वो सब लोग वहाँ गए थे। लेकिन जो माहौल बना था उसमें ये बना था कि सरकार अल्पमत में आ गई है और सरकार गिर सकती है। इसलिए इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने तमाम जितने भी विधायक थे अपने गुट के उन सबको लेकर बाड़ेबंदी की, होटल फेयरमाउंट में सब लोग चले गए। तो ये पॉलिटिकल क्राइसिस था, यानी इस प्रदेश में ये माहौल बन गया था कि अब सरकार गिर सकती है या गिर चुकी है, अल्पमत में है। तो अपने अपने विधायकों को लेके हम कहीं ऐसी जगह बैठे जहाँ से उनको एक साथ रखा जा सके। तो उसी दौरान जब ये सारी कुछ घटनाक्रम चल रहा था तो 16 जुलाई 2020 को, चूंकि सारे विधायक वहाँ होटल फेयरमाउंट में थे और मुख्यमंत्री जी का ये रोजाना का नियम था कि सुबह शाम दोनों वक्त उनसे मिलने आते थे या चेक करने आते थे कहीं कोई कम तो नहीं हो गया। तो उस दिन भी वो आए और 16 जुलाई 2020 को लगभग 3-3:30 बजे वो होटल फेयरमाउंट से निकले और मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए। तो उनके निवास पहुंचने के 1 घंटे बाद लगभग 5-5:15 बजे के आसपास उनके पीएसओ हैं रामनिवास जी, उनका मेरे पास कॉल आया कि आप तुरंत मुख्यमंत्री निवास पहुंचिए, यहाँ आपका मुख्यमंत्री जी इंतजार कर रहे हैं, आपसे कुछ अर्जेंट काम है जी। तो मैं अपनी गाड़ी उठा के 10 मिनट पश्चात वहाँ से निकला और लगभग 1 से 1.5 घंटे के दरमियान जो समय लगा उसके बीच में वहाँ पहुँच पाया। लेकिन आप देखिए कि इतनी अर्जेंसी थी कि उस समय में भी 1 से 1.5 घंटे के समय में भी लगातार 3-4 बार मेरे पास कॉल आए कि आप पहुँचे नहीं। और मैं जैसे ही मुख्यमंत्री निवास पहुंचा तो वहाँ पिंक हाउस में उनका चैम्बर है मुख्यमंत्री जी का, वहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मेरा इंतजार कर रहे थे और मेरे पहुंचते ही उन्होंने मुझे एक पेन ड्राइव दिया। पेन ड्राइव के साथ एक पेपर दिया जो कि प्रिंटेड पेपर था, उस पर प्रिंट किया हुआ था कुछ। उस प्रिंटेड पेपर को जैसे मैंने सरसरी तौर पे देखा तो उसमें तत्कालीन केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे दिवंगत कांग्रेस के नेता भंवरलाल शर्मा जी सहित एक संजय जैन करके हैं, उनका नाम उसमें लिखा हुआ था और कुछ ऐसा जिक्र था कि इनकी बातचीत है। लेकिन उस पेन ड्राइव में क्या है उसको ना तो मैंने सुना ना उसके बारे में मैंने कोई ध्यान दिया। लोकेश जी, मुझे वो पेन ड्राइव दी गई और ये कहा गया कि इसे आप तुरंत मीडिया को सर्कुलेट कर दीजिए और मैंने उनके आदेशों की पालना के तहत, चूंकि वो पेन ड्राइव थी उससे सीधे सर्कुलेट नहीं किया जा सकता था, उस पेन ड्राइव को लेके मैं घर आया, लैपटॉप पे उस पे कॉपी किया, फिर लैपटॉप से मैंने अपने फ़ोन पे कॉपी किया और उस फ़ोन के माध्यम से राजस्थान और जो देश के बाकी दूसरे मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं जिनका एक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उन सभी को मैंने वो पेपर, प्रिंटेड पेपर और पेन ड्राइव में जो ऑडियो थी वो फ़ोन के माध्यम से सभी को मैंने सर्कुलेट कर दी। और आपको बताना चाहूँगा कि उस ऑडियो के सर्कुलेट होने के बाद अगले दिन उन सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और ये सरकार के ऊपर जो संकट था वो पूरी तरह से ख़त्म होने की संभावना बन गई कि अब सरकार हमारी बच जाएगी, क्योंकि वो तमाम लोग बैकफुट पे आ जाएंगे और ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए कांग्रेस के तमाम विधायकों की खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, ये परसेप्शन बन जाएगा। लोकेश जी, तो उस ऑडियो के बाद ये स्थितियां बनी, पूरा घटनाक्रम पूरे प्रदेश ने देखा जी। लोकेश जी, यहाँ पर जो आप कह रहे हैं, आपने अभी कहा कि उसको आपने जो भी आपको पेन ड्राइव में दिया गया ऑडियो क्लिप और साथ में
कागज का एक पेपर दिया गया जिस पे आपने 3 लोगों के नाम बताए, गजेंद्र सिंह शेखावत साहब और फिर भंवरलाल शर्मा जी का नाम और एक तीसरा संजय जैन का आपने नाम लिया। इन तीनों के नाम के साथ साथ आपने बताया कि उसके बाहर आने के बाद गहलोत की सरकार बच गई राजस्थान में। उस टाइम पर तो सरकार बच गई, आपने बचाने में आपके हिसाब से जो काम उन्होंने आपको दिया वो करके आपने सरकार बचा दी। तो आज फिर आप उसके अगेंस्ट, आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आप अशोक गहलोत जी और उस वक्त की तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो अचानक से ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मुझे ये सब कुछ करना ही होता तो मैं उस समय भी कर सकता था। मैंने 3 वर्ष तक, आप सुन रहे हैं मेरी बात? मैंने जी। 3 वर्ष तक इस सबको झेला है। दिल्ली में मेरे खिलाफ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने एफआईआर दर्ज करवाई और पिछले 3 वर्ष से मैं क्राइम ब्रांच के चक्कर लगा रहा हूं। जब भी मुझे वहां से सम्मन आता है, पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, मैं वहां जाता हूं। हाई कोर्ट में मैंने उस एफआईआर को क्वैश करने के लिए रिट लगा रखी है। तो ये तमाम चीज़ों को मैं लगातार झेल रहा हूँ। 8-8, 10-10 घंटे की इंटरोगेशन पे मैं नहीं टूटा, मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने जो अपनी एक कहानी बनाई थी कि मुझे ये ऑडियो क्लिप्स सारी की सारी सोशल मीडिया से मिली और मैंने सर्कुलेट की, वो कहने पे मैंने किया था। आज की स्थितियां इसलिए बनी क्योंकि मैं मजबूर हो गया। पिछले 1 वर्ष से उस केस से संबंधित मुझसे कोई बात नहीं की जा रही। पूरी तरह से किनारा कर लिया गया तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा कि अब इस केस से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जब जिस व्यक्ति के निर्देशों पे मैंने वो काम किया था, जिस व्यक्ति के कहने से वो सारा मैंने काम किया, तो मुझे पूरी तरह से अकेला छोड़ दिया। यानी कि मुझे चक्रव्यूह में डाल के खुद अलग होना चाह रहे थे। तो ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? क्या मैं अपने बचाव के लिए सच पूरी जनता के सामने उजागर नहीं करूंगा? जो कृत्य मैंने किया ही नहीं, उसके लिए मैं और मेरा परिवार मानसिक प्रताड़ना को क्यों बर्दाश्त करे? तब जाके मैंने ये निर्णय लिया कि ये बोझ लेके मैं आगे और नहीं जा पाऊंगा। अब मुझे ये, जिस व्यक्ति ने स्वयं ने खुद ने किनारा कर लिया, जो ऑनर था उसने अपनी ऑनरशिप विड्रॉल कर ली, तो मैं कौन होता हूं उस बोझ को आगे ले जाने वाला? तब जाके मैंने ये सच पूरी जनता के सामने सबूतों के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया और वो मैं कर चुका हूं। क्योंकि मैं पिछले 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा विचलित था कि अब आगे भविष्य में क्या होगा, कौन मुझे संभालेगा। जो व्यक्ति पहले मुझे ये कहते थे कि आप चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो हम आपके साथ हैं, उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को बदल लिया। मुझसे तो बात करना ही बंद कर दिया इस सब के बारे में। तो मुझे इस चीज़ से परेशानी हुई और मैंने इस सबको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें पूरे प्रदेश की जनता और देश के समक्ष प्रस्तुत की हैं। लोकेश जी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप तो बहुत ओएसडी थे तो बहुत करीबी रहे होंगे, और जैसा अभी आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से आपको तवज्जो नहीं दे रहे थे, आपसे ठीक से संवाद नहीं हो पा रहा था और अल्टीमेटली आपका मन इतना व्याकुल हुआ कि आपको नहीं, तवज्जो नहीं, जी तवज्जो वाली बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इस केस से संबंधित बात करना बंद कर दिया। अच्छा। भाई जो सारा काम, इतना बड़ा रिस्क मैंने उनके कहने पे लिया, अब उसकी उनको बिल्कुल ही परवाह नहीं। उसके बारे में उन्होंने बातचीत ही करना बंद कर दिया। उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि उनका टेन्योर पूरा हो गया, कार्यकाल पूरा हो गया। जिसको मंत्री रहना था वो मंत्री रहा, जिसको मुख्यमंत्री रहना था वो मुख्यमंत्री रहा। अब चूंकि कोई आवश्यकता नहीं है, कहीं कोई अब काम बाकी बचा नहीं है, इसलिए उन्होंने किनारा कर लिया पूरे तरीके से। तो मैं कहीं ना कहीं अपने बचाव के बारे में भी तो सोचूंगा ना। मैं वो आप कह रहे हैं कि महाभारत का उन्होंने आपका अभिमन्यु तो इस्तेमाल नहीं कर बन लिया सकता कि चक्रव्यूह में इसको फंस के मर जाऊं। लोकेश जी, इसको सीधी भाषा में मैं कहूं तो आपका इस्तेमाल कर लिया उन्होंने। जी, उन्होंने आपका इस्तेमाल कर लिया, जब तक जरूरत थी तब तक किया, उसके बाद उन्हें लगा कि अब सारी चीजें खत्म हो गई और चीजें आगे प्रोग्रेस नहीं करे तो इसलिए छोड़ दो, जो जहां है वो अपना निपटता रहे। इसी एटीट्यूड से उन्होंने काम किया। इसी एटीट्यूड के साथ साथ एक और बड़ा मैं आपको खुलासा करना चाहता हूं कि जब उन्होंने मुझे ये सारे के सारे एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा, वो मैंने कल सुनाया भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मुझे ये डायरेक्शंस दिए गए कि वो पेन ड्राइव, वो लैपटॉप, वो डिवाइस फ़ोन जिससे आपने इन सभी को भेजा, उनको डिस्ट्रॉय कर दो, किसी और राज्य में भेज दो, मैं नए दिला दूंगा। मुझे ये कहने के बाद भी उसी साल नवंबर में मेरे कार्यालय पे, मेरे निजी कार्यालय पे एसओजी की रेड डलवाई, ये जांचने के लिए कि वो डिस्ट्रॉय किया है या नहीं किया है। तो जो व्यक्ति इतनी निष्ठा के साथ उनसे जुड़ा हुआ है, उनके हर कहने को आदेश की तरह से मान रहा है, उसमें ये नहीं सोच रहा कि वो सही है या गलत है, क्योंकि मैं उनके अधीन, उनके ओएसडी के रूप में काम कर रहा हूं, तो उनका बोला हुआ हर वक्त, हर शब्द, हर वाक्य मेरे लिए आदेश है, वो मेरी ड्यूटी में शामिल है।
वो मेरे लिए काम है कि उन्होंने जो कहा है वो मुझे करना है। बावजूद उसके उन्होंने मेरे निजी कार्यालय पे एसओजी की रेड डलवाई और मेरे पूरे कार्यालय को खंगाला गया। सारे लैपटॉप, लोकेश जी, सारे इसका मतलब सिस्टम, क्या हर निकाला कोने जाए? कोने में छानबीन की गई जी, जी। और उनको वो डिवाइस नहीं मिला। और जब डिवाइस नहीं मिला तो वो आश्वस्त हो गए कि अब इसके पास कुछ नहीं है, ये हमारा कुछ कर नहीं सकते, तो अब इनसे किनारा कर लिया जाए। लोकेश और जी- उसी दिन से उनका एटीट्यूड चेंज हो गया। लोकेश जी, इसका मतलब ये हुआ कि आपके ऊपर उनको शक था। अगर शक नहीं रहा होता तो आपके दफ्तर में रेड क्यों होती? डर था, शक नहीं कहते इसे, डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि वो चीजें सामने आ जाए जनता के सामने और इनका असली चेहरा बेनकाब हो जाए। तो आप ये बताइए कि वो मोबाइल वाकई डिस्ट्रॉय हुआ था या है आपके पास बचा हुआ सबूत? क्योंकि इतना खुलासा आप कर रहे हैं, या उसकी कोई कॉपी, कोई चीज और डेटा वेटा बाकी चीजें आपके पास और कुछ है जो वक्त आने पर आप दुनिया को दिखाना चाहेंगे और सुनाना चाहेंगे? आप देखिए, मैंने कल उस लैपटॉप को पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, उस पेन ड्राइव को मैंने दिखाया। तो जब भी जांच एजेंसियों को उन सबूतों की आवश्यकता होगी, मैं सारे सबूत जांच एजेंसियों के सामने प्रस्तुत करूंगा। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूं कि अब तक दुनिया के सामने जो साक्ष्य आए, चाहे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग हो या जो पेपर आपने दिखाया, क्या उससे इतर भी आपके पास कुछ और है जो वक्त आने पर आप अपने डिफेंस के लिए दुनिया के सामने या अदालत के सामने या पुलिस के सामने या जांच एजेंसी के सामने लेकर आएंगे? बिल्कुल, वक्त आने पे और भी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन वो जांच के ऊपर डिपेंड करता है कि कब कहाँ मुझे किस चीज़ की आवश्यकता होगी। तो मेरे पास हर वो चीज़ है जिससे मेरा बचाव होगा और जनता के सामने सच निकल के आएगा। अब चूंकि देखिए, चूंकि फोन कॉल की बात हो रही है और अशोक गहलोत की ओवरऑल पूरी रणनीति की बात हो रही है, तो इसमें एक बड़ा अहम सवाल ये है कि अशोक गहलोत जी के लिए उस वक्त अपनी सरकार बचाने के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? मतलब सचिन पायलट निशाने पे थे, या जोधपुर से उस वक्त जो चुने गए थे गजेंद्र सिंह शेखावत, जिन्होंने उनके बेटे को हराया था, उनसे भी बदला लेना था या उनको भी फंसाना था, इसलिए ऐसा किया, या उनको निशाने पे लेना था? बिल्कुल, ये बात तो है ही है कि बदला लेना था। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उनके पुत्र को वहां से हराया, तो वो उनके मन में इस बात को लेकर बैठ गया था कि कहीं भी जब भी मौका मिलेगा बदला तो लेना ही लेना है। तो उसी के तहत वो तमाम रणनीति बनाते रहते थे। और दूसरा जो आपने नाम लिया सचिन पायलट जी का, अपनी कुर्सी बचाने के लिए पूरे 5 साल वो सिर्फ यही षड्यंत्र रचते रहे कि कैसे सचिन पायलट को डाउन किया जाए, कैसे उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाए, कैसे उनको ट्रैक किया जाए, और वो काम वो करते रहे। और वो मुझे लगता है पूरी तरह से सफल हुए। पूरे प्रदेश और देश ने देखा कि 5 वर्ष तक उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने में पूरी ताकत लगा दी। आपको तो वो किस्सा या वो घटनाक्रम भी याद होगा जब 25 सितंबर 2022 को आला कमान ने अपने दूत के रूप में यहाँ खड़गे जी को भेजा और अजय माकन जी को भेजा। उस दिन शायद लगभग ये तय हो गया था कि विधायक दल की मीटिंग होनी है मुख्यमंत्री निवास पे और उस दिन कोई और नेता चुना जा सकता है। लेकिन उस दिन का जो घटनाक्रम इस तरीके से प्रायोजित किया गया कि वो विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री निवास पर नहीं होकर मंत्री शांति धारीवाल जी के यहाँ हुई। और वो सारे विधायक बस में बैठ के विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी के यहाँ पहुंचे और अपना अपना इस्तीफा दे दिया। और उस इस्तीफे प्रकरण की भी सबको जानकारी है कि बहुत से विधायकों ने बाद में ये कहा कि इस पे साइन हमारे नहीं है, हमने स्वेच्छा से इस्तीफा नहीं दिया। तो ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरा का पूरा उस दिन का घटनाक्रम प्रायोजित किया और मुझसे फोन करके ये मैसेज दिलवाया, मीडिया को मैनेज करने के लिए कहा कि आप मीडिया को ये कहो, ये खबर चलाएं कि ये सारे विधायक ये चाहते हैं कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए। अच्छा। सिर्फ ये एक ही कंडीशन है कि सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए, हम में से किसी को भी बना दो। तो जो व्यक्ति आलाकमान को धोखा दे सकता है, जिस व्यक्ति ने आलाकमान की मंशा को ताक पे रख दिया खुद मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, वो आलाकमान जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे, उन तक को उन्होंने धोखा दिया। तो अब ऐसे व्यक्ति ने क्या किया होगा इस प्रदेश में, आप खुद सोच सकते हैं। लोकेश जी, चूंकि आप ओएसडी थे तो बहुत ही साथ रहे होंगे, उनकी सोच को समझते होंगे, गहलोत साहब की शख्सियत को आप समझते होंगे। कांग्रेस के प्रति खास तौर पर दिल्ली के आलाकमान से लेकर पार्टी में जो वहां पर विधायक थे उनको लेकर और सचिन पायलट को लेकर खास तौर पर उनकी सोच क्या थी? आपने उनको जितने देर आप साथ रहे या समझे, वो जरा हमारे दर्शकों को बताइए प्लीज। वो स्वयंभू नेता बने रहना चाहते थे हमेशा। राजस्थान में उनसे ऊपर कोई दूसरा आगे निकल कर नहीं जाना चाहिए। मैं ही कांग्रेस हूं,
ये एक लाइन थी, यही उनके विचार थे कि मेरे अलावा कोई कांग्रेस नहीं है, इसलिए जो भी रहे, जो भी काम करे वो सब मेरे अधीन करे, मेरे कहने पे करे। ये सोच कांग्रेस के लिए थी। अगर कांग्रेस को मजबूत करने की होती तो क्या वो प्रदेश को कुछ वापस देने की क्षमता नहीं रखते थे? 3 बार आला कमान ने और पार्टी ने भरोसा करके उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन एक बार भी वो अपनी सरकार को रिपीट नहीं करवा पाए। तो कांग्रेस को दिया क्या उन्होंने? आज तक कांग्रेस से सिर्फ लिया ही लिया है, पार्टी को उन्होंने कुछ लौटाया नहीं। तो ये सोच उनकी रही कि सिर्फ मैं कांग्रेस हूं, मेरे अलावा दूसरा कोई आगे नहीं आना चाहिए। इसी वजह से इस प्रदेश में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ और इन विधानसभा चुनावों में भी उन्होंने अपनी मनमानी चलाई। हठ धर्मिता की वजह से हम वापस सरकार नहीं बना पाए। जो अपनी सरकार वापस रिपीट करवाने की क्षमता रखते थे, यानी एकमात्र प्रदेश था राजस्थान जहां सरकार वापसी की 100% संभावना थी। लेकिन इनकी हठ धर्मिता की वजह से अशोक गहलोत उन्हीं लोगों को टिकट रिपीट किए गए आप कह रहे हैं कि अशोक गहलोत के हठ धर्मिता जो की चुनाव वजह से हार रहे थे, जिनके बारे में तमाम जगह से रिपोर्ट्स आ गई थी कि ये चुनाव हारेंगे, फिर भी उनको ऑब्लाइज करने के लिए टिकट दिया गया। आप देखिए मंत्रियों की हार, कोई 30,000 से हारा है, कोई 35,000 से हारा है, कोई 40,000 से हारा है, जबकि उन सबके बारे में ये कह दिया गया था कि 25 से 30 टिकट मिनिमम आपको चेंज करने चाहिए, लेकिन नहीं किए क्योंकि उनकी मनमानी उनको चलानी थी। और आला कमान को ये भरोसा दिला रखा था कि आप मुझे मेरे अनुसार काम करने दो, मैं आपकी सरकार यानी कांग्रेस की सरकार हर हाल में रिपीट करवाऊंगा। परिणाम हम सबके सामने है। तो ये बताइए, जब इतनी सारी बात आप ग्राउंड लेवल के विधायकों की और तमाम कार्यकर्ताओं राजस्थान का हाल बता रहे हैं, तो फिर दिल्ली बैठा आलाकमान क्या समझता नहीं कि उनके साथ उनको गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, या गहलोत साहब जो कुछ भी बता रहे हैं वो गलत है और उसके नतीजा भी उन्होंने देखा, बावजूद इसके लगातार इतने सालों से उन पर भरोसा बनाए रखने की वजह क्या है? देखिए, भरोसा रखने की वजह अब कोई अपने ही लीडर को जो ग्राउंड पे काम कर रहा है या जो भरोसा दिलवाने का प्रयास कर रहा है, तो केंद्रीय नेतृत्व तो उनके ऊपर भरोसा करेगा ही ना। तो यही वजह रही कि उनके ऊपर लगातार भरोसा करते गए और उन्होंने उस भरोसे को शायद कहीं कायम नहीं रखा। आप देखिए आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई है। हम 60-70 सीटें लाके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पिछले यानी 2013 में 21 आई थी, इस बार 70 तो आ गई। तो ये खुशी मना रहे हैं बजाय इसके कि हम सरकार को वापस नहीं ला पाए। इस बात को लेकर खुद को ये तसल्ली दे रहे हैं कि हमारा मत प्रतिशत बढ़ गया। अरे मत प्रतिशत बढ़ने को आप ये कहते हैं कि हमने प्रदेश में अच्छा काम किया। आपका अच्छा काम तब माना जाता जब आप प्रदेश में सरकार की वापसी करवा पाते। तो ये जो इनकी खुद को बनाए रखने की जो सोच थी, उसी से पूरी कांग्रेस को और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इस प्रदेश में नुकसान हुआ है। लोकेश जी, आपकी सारी बात अपनी जगह पे सही हो सकती है, आपके पक्ष अपने हिसाब से सही होंगे। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि राजस्थान में दूसरे चरण की वोटिंग है और उसके साथ मतलब 13 सीटों पर कल वोटिंग होने वाली है और पूरा चुनाव खत्म हो जाएगा। आपकी टाइमिंग को लेकर सवाल है, आप ये खुलासा आज से 2 महीने पहले भी कर सकते थे या कल जब वोटिंग हो जाती उसके बाद भी कर सकते थे। आपने जो दिन चुना है इसको लेकर प्रश्न है कि क्या आपने इसलिए चुना ताकि गहलोत या कांग्रेस को और नुकसान हो और बीजेपी को फायदा हो? क्या आपके मन में कहीं बीजेपी में जाने की मंशा तो नहीं है, इच्छा तो नहीं छुपी हुई है? ये पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहता हूं या मेरा वहां से कोई किसी तरीके का लिंक हुआ है। अगर मुझे ये इस तरीके की चीज़ें उठानी थी और मुझे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाना होता तो ये विधानसभा चुनावों से पहले भी तो मैं कर सकता था। जी जी। लेकिन मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने तो परिणाम आने के बाद जब मुख्यमंत्री जी ने गवर्नर हाउस जाके अपना इस्तीफा गवर्नर को सौंप दिया, उसके बाद 3 दिसंबर को भी अपनी भावना व्यक्त की कि कहाँ कहाँ चूक हुई, कहाँ कहाँ हमारी कमियां रही। उस भावना को मैंने व्यक्त किया कि ये कमियों की वजह से आज हम वापस ही नहीं कर पाए अपनी सरकार में। इसी तरीके से आज की टाइमिंग को लेकर अगर मेरे ऊपर सवाल उठ रहा है तो वो भी बेबुनियाद है। उसे लोकसभा चुनावों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, पिछले 8-10 दिन से मैं इतने मानसिक दबाव में था क्योंकि अगली 9 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में मेरी फिर से पेशी है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि आगे मुझे करना क्या है, किस दिशा में जाएंगी ये सारी चीजें। पिछले 3-4 दिन में इतना विचलित हो गया और मुझे ये निर्णय लेना पड़ा कि चाहे कुछ भी हो, कुछ भी समय चल रहा हो, मुझे सच और तथ्य पूरी प्रदेश और देश की जनता के समक्ष प्रस्तुत करने ही करने हैं। जो काम मैंने नहीं किया उसका दोष अपने माथे पे लेकर मैं आगे नहीं बढ़ सकता। यही वजह थी कि मैं अपने मानसिक
और अपने परिवार के मानसिक प्रताड़ना को अब और आगे नहीं झेल सकता था। इसलिए मैंने ये सारा का सारा खुलासा पूरे प्रदेश की जनता के समक्ष किया। आपने चूंकि अगली सुनवाई का जिक्र किया है कि मई में 7, 8, 9 तारीख के आसपास आपकी अगली सुनवाई है, इसमें एक बड़ी अहम सी बात है। अब तक इस खुलासे से पहले आप यही कहते रहे कि आपको वो क्लिप सोशल मीडिया के जरिए मिला था। अब आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी के पेन ड्राइव के जरिए आपके पास आया था, उसको आपने लैपटॉप पे ट्रांसफर किया और फिर जाके आगे बढ़ाया। ये जो आपके बयानों का विरोधाभास जो सामने आएगा जांच एजेंसी के सामने, आपको नहीं लगता कि आप मुश्किल में और पड़ जाएंगे? देखिए, तब मैंने उनके निर्देशों की पालना की थी। मुझे कहा गया था कि आपको ऐसा करना है, आपको ये कहानी सुनानी है, और मैंने उसी ड्यूटी का पालन किया। आज जो मैंने कहा है वो सच है, और उसी सच को जब भी जांच एजेंसियां मुझसे जानना चाहेंगी, सबूतों को उपयोग में लेना चाहेंगी, तो जो बातें मैं कल से अभी तक कह रहा हूँ वो की वही बातें उनके समक्ष में कहूँगा। मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने अपनी ड्यूटी का पालन किया। जो बॉस मुझे कहेगा कि आपको ये करना है, तो उस काम को करना अपराध नहीं मानता मैंने तो उनके कहने से सब कुछ किया। मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया। अब चूंकि उन्होंने पूरी तरह से किनारा कर लिया, वो मुझे अकेला छोड़ चुके हैं, तो अपने बचाव के लिए, अपने आगे के भविष्य के लिए और अपने परिवार की मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए, ताकि उनके ऊपर से दबाव हट जाए कि आगे क्या होगा, कल क्या हो, किसने देखा है, किसे पता है कि किस तरीके का बर्ताव होगा, किस तरीके का एक्ट होगा। तो उन सब चीज़ों से ये परेशानी उत्पन्न नहीं हो, क्योंकि जब भी मैं दिल्ली जाता, क्राइम ब्रांच पहुंचता, सुबह 8 बजे घर से निकलता, तो पूरे दिन रात पूरा परिवार इस बात की राह देखता रहता था कि वो कब वापस लौटेगा, आएगा भी या नहीं आएगा। इतने समय तक जिस दबाव को उन्होंने झेला, क्या उसका कहीं कोई कंपनसेशन हो सकता है क्या कभी जीवन में, और कोई कर सकता है क्या उसका? लेकिन मैंने सब कुछ बर्दाश्त किया। 3 वर्ष तक अपना मुंह पूरी तरीके से बंद रखा। अब जब मैं खोलने पे मजबूर हुआ, तो मैंने सच सबके समक्ष रखा है। तो ये जो सोशल मीडिया वाली बात और साथ में पेन ड्राइव वाली बात आप कह रहे हैं, इसका आपके पास साक्ष्य या सबूत या प्रूफ होगा जो जांच एजेंसियों को आप मतलब कन्विंस कर पाएंगे, उन्हें मुतमईन कर पाएंगे कि नहीं, जो कुछ भी पहले मैंने कहा, जैसा अभी आप हमारे चैनल पे भी कह रहे थे कि वो हमने अपने बॉस, हमने अपने मुख्यमंत्री के आदेश के तहत किया था, लेकिन हकीकत ये देखिए पेन ड्राइव, इसमें फाइल ट्रांसफ़र की डेट ये दिखाई दे रही है, ये वो डेट है जिस डेट को खुलासा से पहले ही इसमें हो चुका है। और जो आपने चीज़ों को कहा है कि 16 जुलाई 2020 को आपके पास वो पेन ड्राइव आया था और साथ में कागज़ भी आया था, तो उसमें वो डेट उससे मैच करता हुआ दिखेगा। बिल्कुल, जब कॉपी हुआ है तो कॉपी की डेट तो उसमें रहेगी ही ना। तो वो सारी चीज़ें जहाँ जहाँ भी जब आवश्यकता होगी, उस आवश्यकता के अनुरूप प्रस्तुत की जाएंगी, चाहे वो सबूत के रूप में उपयोग में लें या किसी भी तरह से उपयोग में लें। मैं पूरी की पूरी चीज़ें, पूरे शब्द जो मैंने कहे हैं, वो मेरे इसी रूप में रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, क्योंकि सच यही है। आपके पास शेखावत साहब या बीजेपी के किसी बड़े आला अधिकारी का फ़ोन आया कि ये तुमने ठीक किया, ये सच तुम्हें पहले ही बोल देना चाहिए था, इतने दिन तुम्हें इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, नाहक हम बदनाम और हमें जो है सो गलत तरीके से जनता के बीच में हमारी तस्वीर पेश की जाती रही? नहीं, मेरी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ना मेरे पास किसी का फ़ोन आया कि आपने अच्छा किया या बुरा किया। मैंने जो अपना काम किया वो मैं पूरी तरीके से खुद की, यानी मैं ये करना चाहता था, खुद ने सोच समझ के, खुद जब पूरा परेशान हो गया, जब मेरी ये स्थिति बन गई, जब मैं मजबूर हो गया, तब जाके मैंने ये किया। जी लोकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे तमाम सवालों का आपने बेबाकी से जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और हम उम्मीद करेंगे कि जब आप अगली बार आपकी सुनवाई जैसा कि आप कह रहे हो, तो आप अपने पक्ष को मजबूती से रखें और जांच एजेंसी के सामने जो आप मानसिक परेशानी की बात करें उससे आप निकल के बाहर आएँ। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।